नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसका नाम है फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक विशेषताएं। दोस्तों जिसमें से लगभग हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा सीरियस होकर मतलब तैयार करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स, जैसे कि नदर्न मोस्ट हिमालयाज़, उसके बाद देखेंगे नदर्न प्लेन्स, फिर देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बाद इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, और सबसे लास्ट में देखेंगे आइलैंड। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग हिमालयज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हिमालयज़ के बेसिक फीचर्स के बारे में चर्चा किया जाए तो हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है, और जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो इसके वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे कश्मीर की तरफ, तो इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ये चौड़ाई कम होती जाएगी और ये लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज देखी जाएगी। अगर दोस्तों हिमालयज़ की जो हाइट है उसके बारे में देखा जाए तो वेस्टर्न पार्ट में यानी कश्मीर की तरफ जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे यंग माउंटेन्स की श्रेणी में आता है। और ये फोल्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन लगता, इसके फॉर्मेशन के दौरान यहाँ कंप्रेस्ड हुआ था, जिसकी वजह से ये फोल्ड हो गए थे। और इनका फॉर्मेशन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से हुआ था। इधर से इंडियन प्लेट यानी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट, ये दोनों कोलाइड हुए थे। बीच में यहाँ दोस्तों टेथिस सी था, टेथिस सी करके एक समुद्र था। जो जब ये कोलाइड हुआ तो ये यहाँ से जो इसके रेमिनेंट्स थे ये धीरे धीरे फोल्ड वाले कंडीशन में आने लगे, और ये यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हिमालय को डिवाइड किया जाए तो इसके लगभग ये 5 श्रेणियाँ यहाँ पे आती हैं, जिसमें से पहला है कि ट्रांस हिमालय। वैसे दोस्तों अगर ये देखा जाए तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालयन का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली पामीर नाट यहाँ पे है, इसके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड पामीर नाट है, ये उसी का पार्ट है जो कि यहाँ तक फैला हुआ है। ये ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड जो है वो ट्रांस हिमालयाज़ है। अगर इसकी कुछ रेंज देखी जाए तो दोस्तों ये जो रेंज आपको मैं दिया हूँ यहाँ पे लिखा हूँ, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जैस्कर रेंज, ये तीनों नॉर्थ टू साउथ है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके कई बार सवाल इसके ऑर्डर से ही ऑर्डर के बेस पर ही पूछे गए हैं। तो सबसे नॉर्थ साइड नदर्न साइड आपका काराकोरम रेंज है, उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज है, फिर जैस्कर रेंज है। इसके बाद इसके जस्ट साइड में आपको आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालयज़ है, जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इस हिमालयज़ का ओल्डेस्ट रेंज में से एक है, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये ट्रांस हिमालय के साउथ में है। इसकी एवरेज हाइट देखी जाती है ये दोस्तों 600 मीटर के अराउंड आती है। आपको ऐसे भी पता होगा कि ग्रेट हिमालयज़ की जो वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इस रेंज में पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो नेपाल में आपको मिलेंगी। और इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये ओलिगोशीन इपोक में यानी 25 से 40 मिलियन साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन किस इपोक में हुआ था, तो वो ओलिगोशीन इपोक में हुआ था। इसके बाद ग्रेट हिमालय के जस्ट साउथ की तरफ आप देखेंगे तो मिडल हिमालयाज़ या लेसर हिमालय जिसे कहते हैं, इसको हिमाचल भी कहा जाता है। ये हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय के जस्ट साउथ में है। इसकी एवरेज जो एल्टीट्यूड यानी एवरेज जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर की रेंज में है। और इसकी जो रेंज है वो पीर पंजाल है, महाभारत है और धौलाधार रेंज है। इसके फॉर्मेशन की बात किया जाए तो ये मायोसीन इपोक में यानी जो 14 मिलियन ईयर्स पहले इसका हुआ था, जिसको हम लोग मायोसीन इपोक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आउटर सब हिमालय यानी जिसे हम लोग शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे वो आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे अर्लीस्ट वन है, मतलब ये सबसे नवीन है। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1100
मीटर की रेंज में है। इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये प्लायोसीन इपोक में हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मैप देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे पामीर नाट है, इसी का एक्सटेंशन है जो कि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक काराकोरम रेंज बताया, फिर लद्दाख रेंज बताया, फिर जैस्कर रेंज बताया। इसके जस्ट बाद आपको ये देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ये आपका ग्रेट हिमालयज़ है। ये यहाँ पे वेस्ट टू क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये सिंटैक्सियल बेंट लेकर ये आपको यहाँ पे ये इस साइड मुड़ गया है। ये क्यों मुड़ा है इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब ये मूव कर रहा था, इंडियन प्लेट जब मूव कर रहा था, ये इसका पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये यहाँ म्यांमार में एक म्यांमार यानी बर्मा प्लेट से ये कोलाइड किया। तो जब ये कोलाइड किया तो ये यहाँ पे बेंड होके ये सीधे साउथ वर्ड की तरफ मूव कर गया। और जो यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि एक रेंज की फॉर्मेशन हुआ जिसे हम लोग अराकन योमा कहते हैं। अराकन योमा का ही एक्सटेंशन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ईस्टर्न हिमालयज़ है जिसे हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से मिज़ोरम तक, यानी अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेके मिज़ोरम तक फैला हुआ है। इसकी कुछ अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज है दोस्तों, इसकी रेंज है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ये पटकाई बूम है, ये पटकाई बूम है, फिर नागा हिल्स है, फिर आपको यहाँ पे मिज़ो हिल्स देखने को मिलेगा, ये मिज़ो हिल्स देखने को मिलेगा। यहीं पे बीच में आपके यहाँ पे मणिपुर है तो यहाँ मणिपुर हिल्स हो जाएगा। ये कुछ रेंजेज हैं जो कि पूर्वांचल श्रेणी में आती हैं। ये तो रही बात दोस्तों हिमालयज़ के नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन के। अगर हम लोग हिमालयज़ को वेस्ट टू ईस्टवर्ड यानी इधर कश्मीर से अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिवाइड करें, इसकी भी कुछ सब रेंजेस डिवाइड होती हैं। और ये डिवाइड होती है, उनके जो बेस हैं वो यहाँ की कुछ नदियाँ हैं, नदियों के बेस पर ये डिवाइड किया गया है। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो सब रीजन है वो है कश्मीर या पंजाब या हिमाचल हिमालय। ये जो है इंडस और सतलज, ये रहा आपका इंडस रिवर, ये रहा सतलज। ये यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है दोस्तों, ये आपके पंजाब या हिमाचल हिमालयज़ के नाम से जाना जाता है। इसको डिवाइड कौन करता है दोस्तों, तो इंडस और सतलज। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालय है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे काली रिवर है, और काली रिवर के और सतलज यहाँ से लेके यहाँ तक जो काली रिवर और सतलज है, उसके बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग कुमाऊँ हिमालय कहते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यार यहाँ पे एक तीस्ता रिवर बहती है, तीस्ता रिवर यहाँ पे, और काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में हम लोग देखेंगे तो नेपाल हिमालयज़ का फॉर्मेशन है, उसको मतलब नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में हम लोग देखेंगे तो ये असम हिमालय से कहते हैं, क्योंकि मोस्टली आप असम का पार्ट इसके बीच में आता है, तो इसलिए हम लोग इसे असम हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हिमालय की बात किया जाए तो वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ये है नंगा पर्वत। मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, ये दोस्तों नंगा पर्वत है। और अगर ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालय का पॉइंट है। अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात किया जाए तो ये नमचा बरवा हो जाएगा, ये नमचा बरवा। अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है तो आपका नमचा बरवा हो गया, और नंगा पर्वत की बात करें ये तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे हिमालय के दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की। अगर दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन को देखा जाए तो ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, शिवालिक से लेके पेनिनसुलर के जस्ट ऊपर, यानी शिवालिक के साउथ में और पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में। ये मोस्टली फॉर्म हुआ है लिवोलियल डिपोजिशन। ये इसको फॉर्मेशन के लिए 3 नदियों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये दूसरी नदी है वो गंगा है, और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। अगर ग्रेट प्लेन्स की बात किया जाए तो दोस्तों ये भी लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई की बात अगर की जाए तो ये 240 से 320 किलोमीटर के रेंज में आती है। अगर इसको दोस्तों डिवाइड किया जाए तो ये इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पंजाब प्लेन। ये वाला हिस्सा है जो आपका, ये पंजाब प्लेन
के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये गंगा का प्लेन जो कि हरियाणा और यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी वाले साइड में जो आता है, ये सब ये आपके पंजाब क्या कहते हैं कि गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली असम में ही है। ये असम का जो पार्ट है ये मोस्टली ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर इसके रिलीफ फीचर के बारे में देखा जाए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे यानी शिवालिक के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो भाबर, जिसको हम लोग भाबर कहते हैं। यहाँ पे ये प्लेन जो प्लेन विच लाइज इन द फुट हिल ऑफ शिवालिक, जो शिवालिक श्रेणी है सबसे सदर्न पार्ट साइड, उसके जो फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा वो भाबर कहलाता है। यह एक 8 से 10 किलोमीटर का नैरो बेल्ट है जो कि मोस्टली पेबल से डिपॉजिट होता है। यानी इसमें आपको बड़े बड़े बुलडोज़र टाइप के ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मोस्टली जो नदियाँ यहाँ से आ रही थी ये इसमें आके डिसअपियर हो जाती थी। ये इसके नीचे से रन करती थी। और यह एक दोस्तों पीडमोंट सिचुएशन की जो है एग्जांपल है। यह एन एग्जांपल ऑफ पीडमोंट सिचुएशन। ये दोस्तों यूपी पीसीएस में एक बार पूछ लिया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपको याद करना है। तो सबसे नदर्न साइड दोस्तों क्या है, ये सबसे नदर्न साइड है। और इसके जस्ट साउथ वर्ड देखेंगे दोस्तों तो आपको तराई नाम से एक एरिया मिलेगा जो कि भाबर के साउथ में है। ये भी लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है और मोस्टली ये मार्शी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि भाबर में यहाँ पे नदियाँ जब यहाँ से मूव करती हैं तो ये यहाँ डिसअपियर हो जाती थी, लेकिन ये नदियाँ फिर वापस आके ये तराई रीजन में फिर से रीअपियर हो जाती थी। ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये तराई रीजन है, यहाँ पे रीअपियर हो जाती थी और यहाँ पे पानी कुछ लग जाता था, जैसे पानी का जमाव थोड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से ये एरिया मार्शी रीजन में तब्दील हो गया था। और अगर आपसे एक पॉइंट यहाँ पे एक बार यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि आर्टिसियन वेल्स किस एरिया में पाया जाता है दोस्तों, तो ये तराई रीजन में ही पाया जाता है। इसके साउथ में आप देखेंगे दोस्तों तो ये बांगड़ के नाम से एरिया जो मिलता है वो ये बांगड़ आपको वहाँ पे पाया जाता है। ये नदर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो एरिया आपको देखने को मिलेगा इस नदर्न प्लेन में वो बांगड़ ही मिलेगा। और ये एरिया ऐसा है जहाँ पे मिट्टियाँ जो है वो कंकड़, जिस मिट्टी यहाँ की मिट्टियों में कंकड़ भी पाया जाता है। तो ये इसका एक फीचर है कि यहाँ की मिट्टियों में जो है कंकड़ पाया जाता है। लार्जेस्ट पार्ट है। और ये दोस्तों ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ये पॉइंट आपको इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि ये ओल्ड है। बांगड़ जो है वो ओल्ड है। और इसके भी साउथ में आप देखेंगे तो खादड़ आ जाएगा जो कि न्यू एलुवियल डिपॉजिट है। ये न्यू है, इस वजह से नदियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मिनरल्स ये सब डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर या कह लीजिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो एरिया है नदर्न प्लेन का वो खादड़ी होता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ ये बना के दिखा दिया है। आप ये शिवालिक है। शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। इसकी जस्ट साउथ वर्ड आप देखेंगे तो आपको भाबर देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा तराई। और ये आप सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए आप ये रिवर बह रही है। अगर ये रिवर बह रही है, यहाँ पे वाटर है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन करती जाएगी अपने किनारे में। तो ये सपोज ये डिपोजिशन तो ये न्यू है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये डिपोजिशन और ज़्यादा फैलता जाएगा और रिवर जो है और डिपॉजिट करती जाएगी। तो ये इस साइड थोड़ा इसके क्या कहते हैं कि खादर यानी ये जो है वो बांगड़ यानी ये एरिया जो है वो बांगड़ के रूप में तब्दील हो जाएगा और ये ओल्ड हो जाएगा। और इसके ये जो पास वाला है ये खादड़ के रूप में है, जिसे हम लोग न्यू कहते हैं, बांगड़ ओल्ड कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट इस टॉपिक का ये है कि ये बांगड़ जो है वो ओल्ड डिपोजिशन है, ये खादड़ जो है न्यू डिपोजिशन है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। दोस्तों पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला उस पार्ट को कहते हैं, उस लैंड पार्ट को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि आप इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो उसमें आप ये इंडिया का जो है ये साउथ वाला पार्ट है, तो आप देखेंगे इधर से आपको इंडियन ओशियन घेरा हुआ है, इधर से बे ऑफ बंगाल घेरा हुआ है, इसे इधर से इसके वेस्ट साइड से आपको अरेबियन सी घेरा हुआ है। तो ऐसे लैंड का पार्ट जो 3 तरफ से
पानी से घिरा हुआ है उसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए तो पेनिनसुला प्लेटू इज़ एंशियंट पार्ट ऑफ इंडियन अर्थ सरफेस। पेनिनसुलर प्लेटू इज़ मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ये दोस्तों इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में होता है। आप ट्रायंगल आप ऐसे देखते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है वो आपके ऐसे है, तो जिसकी वजह से इसे हम लोग इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप कहा जाता है। ये जो है वो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास है। अगर आपसे पूछे कि ओल्डेस्ट सबसे पुराना लैंडमास इंडिया का कौन सा है, तो साउथ वाला पार्ट जो पेनिनसुलर पार्ट है वो है। ये मुख्य रूप से दो पार्ट से बना हुआ है। एक मालवा प्लेटू, ये आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये मालवा प्लेटू है, और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये डेक्कन प्लेटू है। अगर मालवा प्लेटू को ही हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। अगर मालवा प्लेटू की बात की जाए तो जो नर्मदा रिवर आपको मैप में देखने को मिलेगी, नर्मदा रिवर यहाँ से यहाँ मतलब इधर से वेस्ट वर्ड साइड बहती है रिफ्ट वैली में। तो इसकी जो नॉर्थ की पार्ट है उसे हम लोग मालवा प्लेटू कहते हैं। और जब नर्मदा प्लेटू के मतलब नर्मदा रिवर के जो साउथ में प्लेटू है उसे हम लोग डेक्कन प्लेटू कहते हैं। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जो मालवा प्लेटू है वो लाइज टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ये नर्मदा के नॉर्थ में पाई जाती है। ये मतलब वेस्ट वर्ड साइड जो है इधर ज़्यादा चौड़ी है कंपेयर टू ईस्ट वर्ड साइड। इसका जो स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट है, इधर से इधर इसका स्लोप है। और डेक्कन प्लेटू की बात की जाए तो ये साउथ ऑफ नर्मदा यहाँ बिलोंग करती है। आपको मैंने बताया कि यहाँ बीच में से नर्मदा रिवर बहती है, तो ये इसके साउथ में जो पाया जाता है वो डेक्कन प्लेटू है। इसका भी स्लोप आप देखेंगे तो दोस्तों ये वेस्ट टू ईस्ट वर्ड है। अगर इसके नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात की जाए, यही जो डेक्कन प्लेटू है या पेनिनसुलर प्लेटू है, इसी का एक्सटेंशन जो है हम लोग मेघालय में देखते हैं। गारो, खासी, जैंतिया के नाम से, गारो, खासी और जैंतिया के नाम से 3 हिल है वेस्ट टू ईस्ट वर्ड साइड। ये इसका डायरेक्शन आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। ये वेस्ट टू ईस्टवर्ड साइड है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी ये इसका ऑर्डर ही पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों ये जो दोनों मालवा प्लेटू और डेक्कन प्लेटू है, ये दोनों विंध्यन और सतपुरा रेंज से, विंध्या रेंज यहाँ पे है और सतपुरा रेंज यहाँ पे, इन दोनों से ये सेपरेट हो जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए वेस्टर्न घाट की, ये जो कि वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट साइड में है, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, इसके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो इसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लोकली इसको सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। अगर इसे कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसको केरला में जो है अन्नामलाई और कार्डमम हिल के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के को डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए तो वेस्टर्न जो एज है डेक्कन प्लेटू का, वो वेस्टर्न जो आपको मैंने बताया कि ये डेक्कन प्लेटू है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डेक्कन प्लेटू है, इसका ये जो वेस्टर्न एज है वो वेस्टर्न घाट है, और इसका ईस्टर्न जो एज है ये ईस्टर्न घाट है। अगर दोस्तों वेस्टर्न घाट की बात किया जाए तो ये कॉन्टीन्यूअस है। आपको मैं कलर चेंज करके, ये दोस्तों ये कॉन्टीन्यूअस क्या कहते हैं कि हिल्स हैं, और ये वाला थोड़ा डिसकॉन्टीन्यूअस और इरेगुलर है, बीच बीच में यहाँ पे आपको ब्रेकेज मिलेगा। इसकी अगर वेस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो यहाँ पे एक केरला में अन्नामुडाई हिल्स है, जो कि 2695 मीटर ऊंचाई पर है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यही रही बात हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की, तो ये महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर है। अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो दोस्तों ये 6 स्टेट में फैला हुआ है। कितने स्टेट में? 6 स्टेट में फैला हुआ है। और उसमें से कौन कौन सा है? तो सबसे नॉर्थ साइड है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरला, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। और ये वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट के कंपेयर में ज़्यादा ऊंचा है, यानी ये हायर दैन ईस्टर्न घाट है। और इसका एवरेज एलिवेशन जो है दोस्तों 900 से 1600 मीटर है, जबकि ईस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है। अगर कुछ ईस्टर्न घाट के रेंजेस की बात की जाए तो उसमें आती हैं जावड़ी हिल्स, पालकोंडा,
नल्ला मुल्ला और महेंद्रगिरी। इसका सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो महेंद्रगिरी, आपको मैंने पहले ही बता दिया। और इसकी हाइट जो है दोस्तों, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से यानी गुजरात से इधर आपके तमिलनाडु की तरफ बढ़ती है। तो हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कब? 2012 में। और दोनों रेंज दोस्तों, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो ये दोनों रेंज जो है वो नीलगिरी में आके मिलती हैं एक दूसरे से। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो पॉइंट मीट पॉइंट जंक्शन है वो कौन सा है, तो वो नीलगिरी हिल्स है। ये है नीलगिरी दोस्त हिल्स है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो ये है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये आपके मोस्टली राजस्थान में है और कुछ पार्ट इसके ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। इंडिया में लगभग ये 85% है और पाकिस्तान में ये लगभग 15% है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये लगभग 60% से ज़्यादा यानी 61% के राउंड आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक एरिड रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट कवर्स एन एरिया ऑफ लगभग ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर। और अगर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके लगभग ये 4.56% है। और ये 60% से ज़्यादा जो है ये इस डिज़र्ट का जो पार्ट है वो राजस्थान में फैला हुआ है। और कुछ पोर्शन इसके जो हैं वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों जो रेनफॉल होती है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं कि डिज़र्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसकी रेनफॉल लगभग 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम है। ये दोस्तों 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम है। ये डेजर्ट क्यों फॉर्मेशन हुआ, जब मैं आपको मानसून का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डेजर्ट आखिर बना कैसे। बेसिकली इसके दो पार्ट हैं, एक ये साउथ वेस्ट मानसून वाला पार्ट है और एक जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो ये अरावली हिल्स के पैरेलल चला जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो नहीं पाती, जिस वजह से ये मोस्टली एरिड रह गया और जिसकी वजह से ये इंडियन डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन को भी अगर डिवाइड किया जाए तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दो कोस्टल प्लेन डिवाइड हो जाता है। आपको ये पता होगा, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो जो वेस्टर्न घाट और ये क्या कहते हैं अरेबियन सी, ये आपके वेस्ट साइड ये है अरेबियन सी है और इधर आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। ये एक नैरो बेल्ट है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई है और ये लगभग 1500 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है, जो कि सूरत से यानी गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ की जो रिवर है दोस्तों ये मोस्टली क्या कहते हैं एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ये यहाँ पे कोई डेल्टा वेस्टर्न साइड इधर बनता नहीं है। और ये फेमस हैं बैक वाटर, यानी जिसको केरला में हम लोग कायल्स के नाम से जाने जाते हैं, और लैगून्स फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे इसके इंडिया के वेस्टर्न साइड जो है कोस्ट, वहाँ पे हार्बर का जो फॉर्मेशन है, काफ़ी हार्बर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो बड़े बड़े हार्बर हैं वो आपको इंडिया के वेस्टर्न साइड ही देखने को मिलेंगे। इसका एक रीज़न यही है कि यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता और बड़ी बड़ी नदियाँ इस साइड से आपकी बहती नहीं हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो ये जो है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या कहते हैं कि ये फैला हुआ है। और कंपेयर किया जाए तो वेस्टर्न जो है उसके कंपेयर में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे इस साइड आपके ईस्टर्न साइड आप देखेंगे तो आपको क्या कहते हैं कि बहुत कम यानी लेस पोर्ट और हार्बर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग दोस्तों अब इसको डिवाइड किया जाए कि ये कोस्ट में मतलब कौन कौन से इधर कोस्ट पाए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे इंडिया का अगर मैप देख रहे होंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। इधर जो है आपका पहला पॉइंट जो है कच्छ और काठियावाड़ का कोस्ट है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा जो है वो आपको कोंकण कोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है।
इसके बाद और साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको तीसरा पॉइंट यानी कन्नड़ा कोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि गोवा से मंगलुरु तक फैला हुआ है। और साउथ में जाएंगे तो आपको केरला में देखने को मिलेगा एक मालाबार कोस्ट, जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो बेसिकली 4 कोस्ट जो हैं वो आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिलेंगे और 4 ही कोस्ट आपको ईस्टर्न साइड देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ चार्ट में प्रोवाइड कर दिया है कि आप वेस्टर्न कोस्ट आप देख रहे होंगे, जो कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको मैंने बताया कि ये कच्छ, पहला है कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट, दूसरा है कोंकण कोस्ट, तीसरा है कन्नड़ा कोस्ट, चौथा है मालाबार कोस्ट। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है 2017 या 18 में, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पाया जाता है या मालाबार कोस्ट के मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप इन पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि जो है ये कोंकण कोस्ट है मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है, कन्नड़ा वाला जो है वो गोवा से मंगलुरु तक फैला हुआ है, और मालाबार कोस्ट जो है वो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दोस्तों अब ये ईस्टर्न साइड का जो प्लेन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ईस्टर्न साइड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ आया, अब मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो पहला जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो ये कन्याकुमारी से लेके कृष्णा रिवर तक फैला हुआ है। यहाँ तक आपका ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ ये कन्याकुमारी है, यहाँ पे कृष्णा रिवर यहाँ बहती है, यहाँ तक फैला हुआ है। और दोस्तों मैप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे बीच में जो गोदावरी और क्या कहते हैं कि कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा जो डेल्टा बनाती है उसको गोलकोंडा कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली मैप में देखने को नहीं मिलता, ये एग्जाम में पीसीएस में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ। गोलकोंडा कोस्ट आपका कृष्णा और गोदावरी के बीच में फैला हुआ है। ये मोस्टली आंध्र प्रदेश में है और कुछ पार्ट इसके तमिलनाडु वाले हिस्से में भी लगता है। इसके और नॉर्थ की तरफ अगर दोस्तों हम लोग जाएंगे तो नदर्न सिरकार, जिसे हम लोग आंध्रा कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो भी है। तो वो गोदावरी से लेके महानदी, जो कि उड़ीसा में बहती है, ये नदी महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, वहाँ तक फैला हुआ है नदर्न सिरकार। और मोस्टली अगर महानदी के कोस्टल एरिया में जो है वो आप देखेंगे तो आपको उड़ीसा वाले पार्ट में उत्कल कोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों।